हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी सिंपल पेपर का तीसरा वीडियो। इसमें हम लोग कवर करेंगे 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर इसमें हमें बताना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव हमें बताना है। So, scientific management aims to increase overall productivity by applying scientific methods. So, scientific management क्या हेल्प करता है हमारी? फर्स्ट, ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट फोकसेस ऑन, इसके ऊपर फोकस करता है ये, रिड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल, टाइम एंड एफर्ट्स बाय साइंटिफिकली स्टडिंग ईच जॉब। तो हम लोग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इट इम्प्रूव्स वर्कर्स इफिशियंसी थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, टूल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो स्टैंडर्डाइज्ड टूल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ में वर्कर्स की इफिशियंसी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग। It also promotes harmony between workers and management so that both work together for maximum output at minimum cost. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मोनी स्टेब्लिश करने में भी हमारी हेल्प करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलता है वो मिनिमम कॉस्ट पर मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन इसका और वाला, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनी थ्री। तो कोई भी 3 फेयोल के प्रिंसिपल हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए लेके रखा है, इन केस एक मिस होता है तो दूसरा काम आ जाएगा आपके लिए। डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम को डिवाइड करना है, लेकिन किसके बेसिस पे होगा? ये स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होगा। सो स्पेशलाइजेशन मेक्स एम्प्लॉइज मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क। तो अगर हम लोग काम करवाएंगे स्पेशलाइज्ड वर्कर से तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा और काम की क्वालिटी अच्छी होगी। सेकेंड, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक पर्सन को एक ही व्यक्ति अगर ऑर्डर देगा तो उसको कमांड दी जा रही है वो एक ही तरफ से आएगा तो अच्छा रहेगा। एल्स सब तरफ से अगर अलग अलग लोग उसको कुछ ना कुछ काम बोलेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ओनली वन सुपीरियर शुड बी देयर एंड अवॉइडिंग, इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारे टीम मेंबर्स का गोल जो है वो सेम होना चाहिए और वो लोग सिंगल प्लान के ऊपर काम करें जिससे कि कोऑर्डिनेशन एंड क्लैरिटी स्टेब्लिश हो पाए। अगर जैसे आप लोग 12th में हो, अब आपका प्लान या जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होना चाहिए? आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ एंड 12th के बाद में जो आपका, मान लो आपको सीए करना है या सीएस करना है या बीबीए एमबीए करना है, जो भी करना है, तो आपका जो डायरेक्शन है दैट शुड बी क्लियर। अगर कोई बोल रहा है कि भाई सीए कर ले, कोई बोल रहा है सीएस कर ले, कोई बोल रहा है बीबीए करके एमबीए कर ले और कुछ बोल रहा है, तो आप फिर क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं रहेगी और आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मस्ट बी देयर, वो चाहे आपका करियर हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। डिसिप्लिन, एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो रूल्स, मेंटेन पंक्चुअलिटी एंड शो रेस्पेक्ट टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर्स। तो एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए? रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में आना है, जो भी काम उनको मिला है वो टाइमलाइन के साथ उनको पूरा करना है। एंड शो रेस्पेक्ट टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर। सो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की रहती है, जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, फिर इनके अंदर सब कैटेगरीज अवेलेबल होती है। सो एम्प्लॉय को ये एंश्योर करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सभी के अपने जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उनको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, सडन विड्रॉल ऑफ एक्जिस्टिंग करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन टू फाइट करप्शन एंड ब्लैक मनी। तो ये क्यों किया जाता है? बिकॉज एकदम से अगर हम लोग मनी को विड्रॉल कर लेंगे सर्कुलेशन में, तो जिनके पास में भी वो अमाउंट जमा हुआ रखा है वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इट एनकरेजेस डिजिटल पेमेंट्स, फोन पे, गूगल पे, कई सारी एप्लीकेशंस आ गई थी जब मोनेटाइजेशन हुआ था। मेकिंग ट्रांजेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड ईजियर टू ट्रैक। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम लोग उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट नोट, इंप्रूविंग द फाइनेंशियल सिस्टम्स सेफ्टी। सो डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ नकली नोट वगैरह कुछ आ गए तो उनको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो। इट इंक्रीजेस बैंक डिपॉजिट्स टेम्पररली एज पीपल डिपॉजिट ओल्ड नोट्स। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में तो उस समय भी क्या हुआ था कि जो भी आपके पास में 500 के या 1000 के नोट्स अवेलेबल थे, आप उनको बैंक में जमा कर दो और उसके बदले आपको एक्सचेंज मिल जाएगा। तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन बैंक में पुराने नोट्स जमा होते हैं और बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज होते हैं। हेल्पिंग फॉर्मलाइज द इकोनॉमी एंड एक्सपांड द टैक्स बेस। और इससे क्या होता है? इकोनॉमी में हेल्प मिलती है एंड टैक्स बेस हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इन ए3। Business environment helps from identify opportunities and now
Importance of business environment. Business environment helps firms identify opportunities such as new market or technologies and respond to their threats in time. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस अपॉर्चुनिटीज को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाती है एंड या तो नया मार्केट या नया नया टेक्नोलॉजी उसको वो टैप कर पाते हैं एंड कोई थ्रेट अगर ऑर्गेनाइजेशन को है तो उसको वो प्रॉपर टाइम पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट. इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अडेप्ट टू चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या कंपटीशन के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग या जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जल्दी से अडॉप्ट हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. तो जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेगी वो उतनी जल्दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाएगी और टाइम पर डिसीजन ले पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट. इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय helping the business stay updated with external trends and societal expectations. तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एंड हमको एक्सटर्नल ट्रेंड से अपडेट रहना पड़ेगा जो कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग? एनी थ्री. तो प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, ये हमें बताना है. 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें. फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग से हमें क्या होता है, एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाती है. कैसे मिलेगी वो? जब हम लोग वेल डिफाइंड गोल सेट कर देंगे. किसके लिए? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और इससे क्या होगा, सारे एफर्ट्स जो रहेंगे वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. तो क्या हो गया, प्लानिंग से डायरेक्शन मिल जाती है. और वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी? जब हम गोल सेट करेंगे. किसके लिए सेट करेंगे? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करेंगे. और इससे क्या फायदा होगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट. इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बिकॉज मैनेजर्स एनालाइज फ्यूचर कंडीशंस एंड प्रिपेयर इन एडवांस फॉर पॉसिबल चेंजेस. सो प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी अनसर्टेनिटी आने वाली रहती है उसको एनालाइज कर लेते हैं और फ्यूचर की कंडीशन को समझ के एडवांस में पॉसिबल चेंजेस करने की कोशिश करते हैं. एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव अ सॉलिड प्लान. देन it promotes efficient use of resources by avoiding wastage and duplication of work. जब प्लानिंग प्रॉपर होगी तो क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा. और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मीन्स कोई भी एक ही काम को बार बार नहीं किया जाएगा, मीन्स सेम काम को 2 बार नहीं करना पड़े. इस तरह से प्लान हमको अश्योरिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स कोऑर्डिनेट वेरियस डिपार्टमेंट एंड एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. आपका फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन. तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किसकी वजह से प्रॉपर हो पाती है? प्लानिंग की वजह से. या प्लानिंग उसमें हेल्प कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स. तो रूल्स क्या होते हैं? ये बताते हैं हमें कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, जबकि मेथड हमें तरीका बताती है, हाउ अ टास्क. तो ये जो है ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए, जबकि ये बताएंगे आपको तरीका कि काम को किस तरह से किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, रूल्स से डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म बिहेवियर को इंश्योर किया जाता है, वेरेज मेथड से एफिशिएंसी और काम को सबसे बेस्ट वे में करने का तरीका आइडेंटिफाई किया जाता है. सॉरी. रूल्स रिजिड होते हैं एंड कंपल्सरी होते हैं, जबकि मेथड्स फ्लेक्सिबल होती है और चेंज की जा सकती है एज एंड व्हेन नीडेड. फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना आपको चाहिए अगर रेड लाइट है तो ये क्या है? रूल है. इट इज रिजिड एंड कंपल्सरी, सभी को ये फॉलो करना चाहिए. मेथड्स, आप कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले पानी गर्म करेंगे, आप सीधा दूध भी रख सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास में रहती है. मेथड्स में हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, रूल्स रिजिड होते हैं. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, टाइम बचता है. इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट. तो आप चाहें छोटा याद करना है तो 2 पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं. इंटरनल रिक्रूटमेंट सेव्स टाइम, इंटरनल रिक्रूटमेंट सेव कॉस्ट, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन फिल्स वैकेंसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ सर्चिंग आउटसाइड. तो बाहर नहीं ढूंढेंगे और इंटरनली जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको ही क्या कर दिया जाएगा, आगे रिक्रूट कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है. इट बूस्ट मोटिवेशन. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में से ही एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जा रहा है तो बाकी के जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो भी सोचेंगे कि हमारा भी नंबर आ सकता है. और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिनको प्रमोट किया जा रहा है तो वो रिवॉर्डेड महसूस करते हैं कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिला है एज ए प्रमोशन, और उनको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी नोज इंटरनल कैंडिडेट. वेरी ट्रू.
ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही अपने कैंडिडेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को जानती है, उनकी स्ट्रेंथ उन्हें पता है, उनकी वीकनेस उन्हें पता है, काम करने के तरीके उनके कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता है, तो सिलेक्शन में एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ट्रेनिंग नीड्स आर ऑल्सो लोअर, तो जब इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज जो एम्प्लॉय रहेगा उसको कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, जबकि सिलेक्शन में किसी भी एक या एक से ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन की लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं या एप्लीकेशन आती हैं, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग का, वेरेज सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के बाद में आता है। रिक्रूटमेंट का आउटकम क्या होता है, ये कई सारे कैंडिडेट्स को, पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो इकट्ठे करता है, जबकि सिलेक्शन से क्या होता है, फाइनल अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का क्या एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो गोल्स रहते हैं उन गोल्स को अचीव करना, और ये कैसे होगा, बाय कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड रिसोर्सेज। तो जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास में अवेलेबल हैं, उनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं, और यही एम किसका होता है, मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट हो गई, हॉस्पिटल हो गया या कोई स्कूल हो गया, सभी जगह ये एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी के सभी क्या हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे किए जाने वाले फंक्शंस हैं, इनको कभी भी बीच में रोका नहीं जाता है। मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई सारे काम रहते हैं, जैसे टास्क, एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, या फिर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को मैनेज करना है, तो इन सारी चीजों को एक साथ में ही मैनेज किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड मार्केट नीड्स। तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उसको यूज करने का तरीका है वो चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस के साथ में ये प्रिंसिपल्स को यूज करने के तरीके भी चेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट के जो रिजल्ट रहते हैं, जो आउटपुट रहते हैं, उनको टच नहीं किया जा सकता, उनको फील नहीं किया जा सकता, बट वो रिफ्लेक्ट होते हैं कहाँ पर, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी से ये हमें पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो हार्मोनी क्रिएट हुई है उससे पता चलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से ये सब चीजें हमें पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। व्हाई इट इज साइंस, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज अवेलेबल है, और जिस भी चीज के प्रिंसिपल्स रहें, सिस्टमेटिक नॉलेज रहे, वो किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर आता है। 8, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका यूज जो मैनेजर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस के साथ में करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन की जहाँ पर मैनेजर्स अपनी खुद की क्रिएटिविटी का या एक्सपीरियंस का यूज करके प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, तो वो सब कहाँ पर आता है, आर्ट्स के अंदर आता है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस प्रोफेशन। वाई इट इज प्रोफेशन, बिकॉज इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपका मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कोई भी चीज हो गई। एंड अब इनमें फॉर्मल ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि काम करने के तरीके क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्या एथिक्स रहेंगे आपके, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड। हर एक चीज मैनेजमेंट की वो कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, मीन्स कोई ना कोई सा एम फिक्स रहता है और उस एम को ही अचीव करने के लिए सभी लोग काम करते हैं। यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस। मैनेजमेंट जितने कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, चाहे इंडिया हो गया, भारत हो गया, किसी कोई भी दूसरा देश हो गया, सभी जगह ही लगता है, तो इट इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने आज मैनेजमेंट कर लिया है, आप कल कुछ नहीं करेंगे या एक महीने तक नहीं करेंगे, नहीं, आपको रोज कुछ ना कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोगों के साथ में काम करना होता है, सो इट इज ए सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिविजनल स्ट्रक्चर एंड इट्स एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का। डिविजनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर्स। ईच डिवीजन वर्क्स एज सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट विद इट्स ओन रिसोर्सेज, अथॉरिटी एंड टारगेट। सो डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, छोटे छोटे डिवीजन बना देती है। अब वो डिवीजन का जो बेस है वो प्रोडक्ट हो सकता है, रीजन हो सकता है, या कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उसको किया जा सकता है। और हर एक डिवीजन एक सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट की जैसे काम करता है, जहां पर उसके खुद के रिसोर्सेज होते हैं, खुद की अथॉरिटी होती है और खुद के टारगेट्स होते हैं। एडवांटेजेस,
यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। हर एक डिवीजन का जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जा सकता है अलग से, एंड मैनेजर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड एफिशिएंसी एंड आउटकम्स को इजीली मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट डिसीजन। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो भी हेड्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, उनको बार बार टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास में अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन, ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन, चाहे मान लो हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लें तो प्रोडक्ट के बेसिस पे जो डिवीजन बनाया जाएगा उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही डेवलपमेंट किया जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वहां पर उस प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन रहेगा, जिससे क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में इंक्रीमेंट आता है। नेक्स्ट, ईज ऑफ एक्सपांशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड ना करके एक छोटे से डिवीजन को अलग करके और उसको एक्सपांड करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी होता है, चाहे वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या किसी नई मार्केट में टैप करना हो। इन दोनों कंडीशन में डिविजनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांटेजियस होता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्किंग है उसके जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स शामिल होती हैं देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। तो काम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बेसिस पे काम को डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे टास्क में। देन जब टास्क आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। इससे क्या होगा कि सिस्टमेटिक फंक्शनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगी। जब डिपार्टमेंट बन जाएंगे उसके बाद में ड्यूटीज को असाइन किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल को, एंड अथॉरिटीज असाइन की जाती हैं कि भाई आपका ये काम है और आपको इतनी सारी अथॉरिटी प्रोवाइड की जा रही है। इससे क्या होगा कि सभी लोगों के परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायरार्की। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप रहता है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड टू मेंटेन ऑर्डर एंड क्लैरिटी, कि कौन किसको ऑर्डर देगा और किसके ऑर्डर किसको फॉलो करने हैं, ये कहाँ पे हो जाएगा, हायरार्की में। देन कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इंश्योर्स डिपार्टमेंट्स वर्क स्मूथली। मींस जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्मूथली हो पाएगा। द स्ट्रक्चर इज रिव्यूड। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्कीज डेवलप की गई हैं उनको क्या किया जाएगा, पीरियोडिकली रिव्यू किया जाएगा, एंड अगर किसी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट, एंश्योर्स एडिक्वेट फंड। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी हुई है तो इससे क्या फायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो फंड्स उसके लिए रेडिली अवेलेबल होगा। सेकंड पॉइंट, अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती है, कभी हो सकता है फंड की शॉर्टेज हो जाए या फिर एक्सेस फंड अवेलेबल हो फर्म के पास में, लेकिन शॉर्टेज के केस में क्या होगा, फंड को हाथों हाथ अवेलेबल करवाना पड़ेगा, लेकिन एक्सेस फंड के केस में क्या प्रॉब्लम है कि उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या आपका फंड। तो अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो उस फंड का यूटिलाइजेशन इस तरह से होना चाहिए जो प्रोडक्टिव पर्पस में यूटिलाइज किया जाए और सही जगह उस फंड को यूज किया जाए जिससे कि और ज्यादा अर्निंग की जा सके। सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग हमको हेल्प करती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अचीव करने में। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है। रिड्यूसेस फ्यूचर रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग करके रखी गई है तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने का उसको एक चांस मिल जाता है। कोई भी मार्केट फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं या इमरजेंसी कोई एक्सपेंसेस आ गए, इन सबको ऑर्गेनाइजेशन डील कर पाएगा, मैनेजमेंट डील कर पाएगा, लेकिन कब, जब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है तब। नेक्स्ट, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल रोड मैप एंड सपोर्ट्स बेटर स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजरियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हमें फाइनेंशियल रोड मैप मिल जाता है जिससे कि डिसीजन सही लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो किन किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस ऐसा है जहां पर कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा है या फिर कैश का फ्लो ज़्यादा तो है लेकिन उसका फ्लो का पीरियड ज़्यादा है, तो इन सच केस आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग का बिजनेस, यहाँ पर आपको ज़्यादा पेमेंट्स करने रहते हैं तो इन सच केस वर्किंग कैपिटल आपकी ज़्यादा लगेगी। वेरेज आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो कंपेरेटिवली आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपका बिजनेस अगर छोटा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को चाहिए कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिएगा, ज़्यादा लोगों को उसको वेजेस पे करने हैं और ऑपरेशन का जो वर्कलोड रहेगा वो भी वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। क्रेडिट पॉलिसी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है तो इन सच केस क्या होगा
उसको 10 दिन के लिए वर्किंग कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 20 दिन का देगा तो उसको ज़्यादा चाहिएगा। कोई स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करता है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर कि वो कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, जिन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, अगर उनके प्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी। और प्रोडक्ट आपका फटाफट तैयार हो जाता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशंस। अगर सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सच केस कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और सीजनल वेरिएशंस कम हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट, बिजनेस ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन जल्दी और ज़्यादा एक्सपांशन करना चाहती है, इन सच केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। इन केस अगर बिजनेस ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करना चाहती, एक्सपांशन नहीं करना चाहती, तो जिस तरीके से वो चल रही है उतनी ही वर्किंग कैपिटल में वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, उनकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशन इफेक्ट होता है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर किसी चीज को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो उसका प्राइस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इट फॉर्म द बेस प्राइस। प्रोडक्शन क्या करता है, बेस प्राइस प्रोवाइड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट तो कवर करनी ही है, उसके साथ में रीजनेबल प्रॉफिट भी उसको अचीव करना है। सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। वाइल किसी प्रोडक्ट की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। आप देखें कि कोई सभी सीजनल चीज़ अगर आप देख लें तो इनिशियली जब वो मार्केट में आती है तो उसके प्राइसेस क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा। वाई, बिकॉज उसकी सप्लाई कम है। लेकिन जैसे ही उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है उसके प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंपटीशन। अगर मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फर्म का कंपटीशन ज़्यादा है, देन प्राइजेस बहुत ही स्टेबल और कॉम्पैक्ट रहेंगे। वेरेज अगर मोनोपोली है मार्केट के अंदर तो हायर प्राइसेस भी चार्ज किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट के कई सारे रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें, प्राइस सीलिंग देख लें, ड्यूटीज देख लें, या लीगल कंट्रोल देख लें, तो इन सब की वजह से भी प्राइसिंग के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। कस्टमर प्रेफरेंस एंड क्वालिटी। अब कस्टमर अगर हाई क्वालिटी के या स्पेसिफिक क्वालिटी के प्रोडक्ट की डिमांड अगर करेगा, ब्रांड्स की डिमांड करेगा, तो इन सच केस प्राइसेस विल बी हायर। व्हाई, बिकॉज उसके अंदर वो वैल्यू कस्टमर को नजर आती है। वेर एज अगर प्रोडक्ट लो क्वालिटी के रहेंगे, ब्रांडेड नहीं है, तो फिर उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। नेक्स्ट, विच फैक्टर्स अफेक्ट मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो इन जनरल जितने भी हमारे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट फैक्टर्स, नेचर, क्वालिटी, वेराइटी, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग डिसाइड हाउ द प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी वेराइटी के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनकी मार्केटिंग अलग तरीके से की जाएगी। नॉन पेरिशेबल गुड्स से, कंज्यूमर गुड्स से या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स से, तो उनके लिए मार्केटिंग अलग तरीके से की जाएगी। तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। देन प्राइस फैक्टर, उसकी कॉस्ट कैसी है, मार्केट में डिमांड, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें प्राइसिंग को अफेक्ट करती है। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। देन प्लेस के फैक्टर, कि किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल। देन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कि भाई रोड का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या वाटर का या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। फिर स्टोरेज किया जा सकता है या नहीं। देन लोकेशन ऑफ कस्टमर, अगर हिली एरियाज में कस्टमर्स हैं तो उसका फिर फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। हिली एरियाज में नहीं है, नॉन हिली एरियाज में है, तो उसकी वजह से फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। सो लोकेशन ऑफ कस्टमर के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रमोशन फैक्टर्स, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे अभी बहुत चल रहा है 500 रुपये में 5 शर्ट, 1000 रुपये में 10 शर्ट, ये बहुत चल रहा है। तो इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वही लोग जिनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर क्वांटिटी। तो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। एडवर्टाइजिंग मीडिया, प्रमोशनल पेजेस एंड कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी शेप प्रमोशनल डिसीजन। तो कॉम्पिटिटर किस तरह से एडवर्टाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी इंपैक्ट करेगी आपके प्रमोशनल के ऊपर, प्रमोशनल डिसीजंस के ऊपर। नेक्स्ट, मार्केट एनवायरनमेंट फैक्टर, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, कंपटीशन कितना है, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स को। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके सिंपल पेपर 1 के, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के। 2 मार्क्स के ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करके रखे हुए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर अपलोड करूंगा मैं चैनल के ऊपर। अराउंड 60-70 क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।